नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक लेकर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। आइए शुरू करें आज की स्ट्रेट टॉक। तो 22 अप्रैल पहलगाम में आतंकवादी हमला और उसके बाद से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। और ये तनाव ऐसा है कि हर दिन इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ऐसा लग रहा है और बार बार ये दावा पाकिस्तान भी कर रहा है कि भारत उस पर हमले कर सकता है, भारत उस पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है, बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसीलिए कई चौकियों को पाकिस्तान की तरफ से खाली भी कर दिया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पाकिस्तान ने अपनी सेना की जो चौकी है वो खाली कर दी है। सीज फायर का बार बार वायलेशन हो रहा है और अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, जिसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से भी दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारत क्या योजना बना रहा है आतंकवादियों के खिलाफ, किस तरह का ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नेता भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच तनाव को कम करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में स्ट्रेट टॉक के कुछ सवाल आज भी हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। उसके बाद आज के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच का ये तनाव क्या युद्ध की शक्ल लेगा या फिर किस तरह की कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ भारत अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि दुनिया के कई देश, कई बड़े लीडर्स भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो एक नज़र अपनी टीवी स्क्रीन पर डालिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो तनाव है, पाकिस्तानी सूचना प्रसारण मंत्री देर रात कह सकते हैं कि तड़के उन्होंने एक बयान दिया। कहीं ना कहीं ये यूरोपीय देशों के लिए एक मैसेज कहा गया कि भारत पाकिस्तान पर 24 से 36 घंटे के भीतर हमला कर सकता है और इस हमले की आशंका में पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से अलर्ट की जा चुकी है। अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तानी सेना ने अपनी तैयारी जो है कर ली है। इस तरह की खबरें पाकिस्तान की मीडिया से निकलकर सामने आ रही है और जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से भी बार बार बयान आ रहा है। और खुद जिस तरह से हमने दिखाया कि सूचना प्रसारण मंत्री पाकिस्तान का, उन्होंने भी वीडियो संदेश जारी किया है। कठुआ का ये जो प्रज्ञाल पोस्ट है, यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने चौकी खाली की है और इस बीच भारत ने पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को दे दी है कमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की जिम्मेदारी दी है। भारतीय सेना को जवाब देने की पूरी छूट एक दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी और दोनों देशों में तनाव कम करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। इस तरह की जो बात है अमेरिका की तरफ से निकलकर सामने आई है क्योंकि विदेश मंत्री दोनों ही देशों के विदेश मंत्री से बातचीत करने वाले हैं और इस बातचीत में इस टेंशन को कम करने के लिए, एस्केलेट होने से रोकने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ आज के जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ डिफेंस इश्यूज एक्सपर्ट ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और वरिष्ठ पत्रकार सौमित्र रॉय भी जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और सौमित्र सर, मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, शुरुआत में इंडियन साइड से करना चाहूँगी। 2 सीसीएस की बैठक हो चुकी है और उसके बाद कैबिनेट की बैठक हो चुकी है और एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जो तीनों प्रमुख थे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा मंत्री के साथ बैठक की। उसकी तस्वीरें भी मीडिया में प्रसारित की गई। भारत की इस तैयारियों को या फिर भारत की इस एक्टिविटी को आप कैसे तौल रहे हैं, क्या आकलन आपका? देखिए, जब 22 तारीख को पहलगाम में जब ये हमला हुआ तो उसके बाद एक सीसीएस की मीटिंग हुई थी। ये जो आज हुई है सीसीएस की मीटिंग, ये दूसरी मीटिंग है। इसके पहले जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो अपोजिशन है उनको ये बताया गया, ऑल पार्टी मीटिंग में ये बताया गया और उसमें कई झूठ बोले गए। पहली बात तो ये कहा गया कि ये सारा कुछ जो पहलगाम में हुआ है वो टूरिस्ट की गलती है, उन्होंने इस तरीके की कोई चीज बताई नहीं। और जो पहलगाम में जहाँ पे ये हमला हुआ वो बैंड एरिया है, वहां पे आप जा नहीं सकते। लेकिन अगले ही दिन मीडिया में ये रिपोर्ट्स आ गई कि नहीं, पहलगाम में जो हुआ और जहाँ पे हुआ वहाँ जो टूरिस्ट है उनका एक्सेस था, 2022 से उनका एक्सेस था। और उसके अलावा ये इंटेलिजेंस का फेल्यूर है। लेकिन जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग में ऑपोजिशन को ब्रीफ किया गया, वो पूरा पूरा का पूरा एक नैरेटिव ऐसा था जो झूठा था जी। इसमें जो जो होम मिनिस्ट्री है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो एक फेस सेविंग के मोड में नजर आए जी। बात यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो शायद नहीं पूछा गया कि भाई वो जो 4 कल्प्रिट्स थे जिन्होंने कि 26 या 28 जो टूरिस्ट हैं उनका मर्डर किया,
उनका धर्म पूछा और उन्होंने गोली मार दी। वो 4 कल्प्रिट्स, वो 4 टेररिस्ट, वो 4 लश्कर के जो टेररिस्ट हैं, वो है कहाँ? बिल्कुल। आज ये 9वां दिन है जहां पे आप बैठ के सीसीएस की मीटिंग कर रहे हैं। इसके पहले, पहलगाम से पहले सीसीएस की मीटिंग कब हुई थी, ये कोई पूछेगा? प्रधानमंत्री के पास चुनाव प्रचार के अलावा कोई टाइम नहीं है पर सीसीएस की सौमित्र मीटिंग सर, करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री जी। अमित शाह अप्रैल की शुरुआत में ही जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने सुरक्षा समीक्षा बैठक भी की थी, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जी, और उन्होंने कहा था कि ऑल इज गुड, ऑल इज वेल इन जम्मू कश्मीर। और इसी के बाद ये घटना हुई है। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में हो रहा है, इस तरीके का ब्लडशेड हो रहा है। सबसे पहले तो आपने कहा, जब आपने मोनेटाइजेशन किया, उन्होंने कहा कि नहीं, डीमोनेटाइजेशन के बाद में कश्मीर से सारा टेररिज्म खत्म हो जाएगा जी। उसके बाद में आपने आर्टिकल 370 हटाया, वहां पे भी आपने कहा कि ये टेररिज्म को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और जो पहलगाम से पहले जो लास्ट विजिट थी अमित शाह की, होम मिनिस्टर की, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल शांति है यहाँ पे, बिल्कुल अमन चैन है। तो क्या वो कश्मीर को यूपी मान रहे हैं? क्या वो ये मान के चल रहे हैं जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि नहीं, महिलाएं तो यहाँ पे सरेआम घूम सकती हैं, गहने पहन के देर रात तक घूम सकती हैं? बिल्कुल। और तो वो रेप कैपिटल बन सौमित्र चुका है। सर, आप ये कह रहे हैं कि भारत की सरकार की तरफ से जो भी यहाँ पर हलचल दिख रही है, जो भी बैठकों का दौर दिख रहा है, ये सब फेस सेविंग एक्ट्स है। मैं मुकुल जी से पूछना, जी सौमित्र सर, बिल्कुल संक्षेप। मैं एक लाइन जोड़ना चाह रहा हूं कि जब 2014 में मोदी जी आए थे एक पीएम बनके, उन्होंने आर्मी के कमांडर्स की एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि इंडियन आर्मी का जो रोल है अभी, वो सिर्फ इंसर्जेंसी के खिलाफ है। क्या आज हम ये देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी का रोल सिर्फ इंसर्जेंसी के खिलाफ है, या उससे आगे बढ़ के कोई कोवर्ट ऑपरेशन या फिर एक वॉर की सिचुएशन को भी उन्होंने एक इमेजिन किया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं मुकुल जी से एक टिप्पणी लूंगी, उसके बाद मैं ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा जी के पास भी जाना चाहूंगी। मुकुल सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री मोदी का सेना को कहना कि आपको खुली छूट है, टारगेट और समय आप डिसाइड करिए, आपको पूरी छूट दी जाती है आतंकवाद के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ने में या फिर ऑपरेशन चलाने के लिए? देखिए नेहा जी, जो खुली छूट की बात है, तो क्या इससे पहले खुली छूट नहीं थी क्या? ये तो लगातार कह रहे थे कि खुली छूट रहती है। दूसरी बात, अभी सोमित भाई ने जो बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूं जी। ये इंटेलिजेंस फेल्योर 100% है। इसकी जवाबदेही कब तय होगी और कि कौन करेगा जी? देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री कहता है ऑल इज वेल इन जम्मू कश्मीर, यू कैन गो। और इवन जो प्रतिपक्ष के नेता है एलओपी है राहुल गांधी, और उनके ऊपर एक टोन भी कसा जाता है कि भाई बहन जाके वहां पे बर्फ से खेल रहे थे, इट मींस ऑल इज वेल ओवर देयर, दैट्स व्हाई he seems like he was fearless है वो, मतलब उनको डर नहीं है। अब इन चीजों को अगर आप देखिए तो भारत के 140 करोड़ में कितने लोग ऐसे होंगे जो कश्मीर टहलना चाहते हैं, उसमें हम आप भी शामिल हैं। वो लोग उस विश्वास पे गए थे, वो लोग इसके लिए नहीं गए थे कि राहुल गांधी ने गोला खेला है या वहां पे वो पहुंचते हैं। तो इस विश्वास को जिसने तोड़ा है वो आतंकवादी है, और विश्वास दिलाया किसने? वो देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो सिक्योरिटी लैक हुआ है, ये कैसे हुआ है और इसकी जवाबदेही आप देश के सामने क्यों नहीं आते हैं? ये छुपने, कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया, उसके बाद उसको निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको वो किया क्यों? ये एक, जिसे कहिए आप, ये साइन था कि प्रधानमंत्री मुंह छुपा रहे हैं देश की जनता के सामने जी। आज आप जाति जनगणना से आ रहे हैं, उसका रीजन क्या है? सारे चैनलों को आपने डाइवर्ट कर दिया और चैनलों को आपको एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है कि आप इस तरह की रिपोर्टिंग मत करिए, खासकर पाकिस्तान को लेके। व्हाट इज दिस? इंडिया में हो क्या रहा है? हम लोग तो एक स्टेट के जर्नलिस्ट हैं। जब आप डिफेंस और उसकी अगर आप ट्रेनिंग जो भी करा होगा रिपोर्टर, उसको अच्छी तरह से पता है, और जो ये लोग कर रहे हैं उनमें से काफी लोग ये ट्रेनिंग किए हैं, उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते आप लोग जी। जवाबदेही आपने तय नहीं की। पूना में बैठा जो टूर ऑपरेटर है, उसको मालूम है कि वो मैदान एक्सेस है वहां पे, और हम अपने टूरिस्ट में वो बाकायदा पैकेज में दे रहा है कि आपको हम पहलगाम के फलानी मैदान में भी ले चलेंगे। और हमारी आईबी रॉ सब मतलब एकदम फेल हो गई है, उसको पता ही नहीं कि कैसे क्या हो रहा है।
तो ये चीजें बहुत गंभीर है। और देखिए देश की जनता इस वक्त देखिए दो फाड़ में बटी हुई है। एक बायकॉट कश्मीर कह रही है, दूसरा कह रहा है नहीं कश्मीर में सब ठीक है, हम लोग जाएंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इनको तो कम से कम प्रधानमंत्री उस पर नहीं आते, नहीं मुंह छिपाते, लेकिन जो सोशल मीडिया पे सारी गनें निकली हुई हैं AK-47 से लेके क्लाशनकोव तक, उसको तो कम से कम करना चाहिए। देश में इस तरह से तो नहीं होना चाहिए कि कश्मीरी बच्चे हर स्टेट में डरे डरे टहलते रहे। बिल्कुल, कम से कम नरेंद्र मोदी ना सही तो गृह मंत्री भी एक बयान आकर दे सकते थे। इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन भारत का गृह मंत्री अभी तक एक भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बहुत अफसोस की बात है। हमारे साथ डिफेंस इश्यूज एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं, उनसे समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे और सवाल समझने की कोशिश करेंगे डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा से कि पाकिस्तानी सूचना प्रसारण मंत्री देर रात वीडियो संदेश जारी क्यों करना पड़ा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ी है, इसके साफ संकेत देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पाकिस्तानी सेना ने अपनी चौकी खाली की है और सेना ने जो तमाम LOC है उस पर भी जो अपनी चौकसी बढ़ा दी। हमारे साथ ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, मैं पाकिस्तानी जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं उनका जो वीडियो संदेश आया कि भारत 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, इस इंटेलिजेंस इनपुट का वो हवाला दे रहा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? आखिर देर रात क्यों वीडियो संदेश रिलीज करना पड़ा पाकिस्तान को? प्रदीप जी। देखिए नेहा जी, पाकिस्तान की तरफ से बहुत अजीब अजीब से बयानात आ रहे हैं और मैं तो हैरान हूं। पाकिस्तान को इतना क्या पता कि 36 घंटों के अंदर अंदर हम उन पे हमला करने वाले हैं। जी। दूसरी चीज आप ये देखिए कि इंग्लैंड में जी अरसे से एक योजना चल रही थी। आयरलैंड में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी जो कि आजादी मांग रही थी इंग्लैंड से। जी। तो जो IRA का हेड था उसने इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को संदेश दिया कि आप और आपकी सेना को हर बार और एक बार, तो अगर हम 100 बार कोशिश करेंगे उसमें से हमको एक बार कामयाबी मिल जाए उतना ही बहुत है। जी। अब आतंकवाद जो है ये कोशिश करते रहते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस वालों ने कितने इनके हमलों को नाकामयाब बना दिया, ये मीडिया में आता कम है। लेकिन एक भी ऐसा हमला जो सक्सीड कर जाए जी। वो फिर तमाम मीडिया चैनल्स, चाहे वो वीडियो चैनल्स हैं या जिसको कहते हैं आपके न्यूज पेपर्स वगैरह हैं, सब उठाते हैं उसको। जी। सो ये घटना तो होनी ही थी कहीं ना कहीं। और अगर आप देखें पिछले 3-4 महीनों से JNK में आतंकी हमले जो थे ये जम्मू से लेकर के वैली तक बढ़ गए थे। जी। और अनफॉर्चुनेटली अलग अलग खबर आ रही है। कुछ कहते हैं कि जी यहाँ पे सेना को बोला इस पहलगाम के इस मैदान में आपने नहीं जाना, क्यों वो जो टूरिस्ट हैं उनके दिल में डर या दहशत नहीं फैलाना चाह रहे थे। जी। सो एक्चुअल रीजंस इसके जो हैं वो बहुत देर तक समझ में नहीं आएंगे, पर यस कहीं ना कहीं गलती हुई है। ज्यादातर मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिसी जो थी वो ये बोलना कि ये बस आतंकवाद तो खत्म हो गया JNK में, सब ठीक है, ये पॉलिसी थोड़ी सी गलत थी कहीं ना कहीं। जी। अब मैं ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं चाहती हूं कि जो एक चेंजेस किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में, पूर्व चीफ आलोक जोशी को जिम्मेदारी दी गई है, इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं?
जी इस बदलाव में भी जो हमारा एनएसए है उसकी उम्र मुझे और लगता है कि आपको कुछ और एक्सपर्ट चाहिए जी आपकी आवाज जो टूट कि टूट थोड़ा जी ब्रिगेडियर माफ करिएगा, आपकी आवाज़ रुक रुक तक कर आ रही है हम तक, शायद किसी तकनीकी खराबी की वजह से। मैं सौमित्र सर से इसका उत्तर लेना चाहूँगी। सौमित्र सर, पूर्व चीफ इनको कमान सौंपी गई है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की, इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं? अगेन इट इज़ अ फेस सेविंग एक्ट। देखिए, एनएसए जो है डोवाल साहब वो 80 साल के हो चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि अभी जो नया अपॉइंटमेंट हुआ है अचानक एक 28 लोगों की मौत के बाद, उनकी हत्या के बाद, क्या ये माना जाए कि जो अजीत डोभाल साहब अब किसी काम के लायक नहीं रहे? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जी जी और क्योंकि कल जो शाम को मीटिंग हुई थी 1.5 घंटे की जो आर्मी कमांडर्स के साथ में, उसमें भी वो थे। आज भी मैंने देखा नहीं है, लेकिन आज भी शायद सीसीएस की जो मीटिंग हुई है उसमें भी शायद वो होंगे, क्योंकि वो जो एनएसए का होना वहाँ जरूरी है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद में पूर्व रॉ चीफ का वहाँ पे आ जाना, तो क्या अजीत डोभाल की जो वैल्यू है, उनकी जो जिम्मेदारी है, उसको क्या शेयर करने की बात है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने सवाल पूछा है इसका जवाब तो सरकार के किसी प्रतिनिधि को देना चाहिए। मुकुल सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आपने जिक्र किया कि अभी जाति जनगणना के फैसले पर मुहर लगाना भारतीय सरकार कैबिनेट जो है मोदी कैबिनेट की तरफ से, क्या ये भारत की उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि जो भारतीय मीडिया है जिस तरीके से कवरेज कर रहा था इस आतंकवादी हमले के बाद से लगातार, उसका ध्यान डाइवर्ट किया जाए और फिर वो अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सके? देखिए, बहुत हमारी समझ से हमारे डिफेंस एक्सपर्ट और सौमित्र भाई दोनों इस पे मुझसे एग्री होंगे, और सारे दर्शक जो भी हैं वो भी एग्री होंगे। एक स्ट्रेटजी के साथ तो युद्ध लड़ना चाहिए जी, लेकिन जिस तरह की जो लेट लतीफी हुई है उससे भारत को हासिल क्या होगा अगर वहां पे आपके ट्रेनिंग कैंप्स नहीं है या तो मूव कर गए? ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें अगर सरकार से सबसे बड़ी बात पूछेगा आपका मतलब है वो सारे जो सीमा पार उनके ट्रेनिंग कैंप्स है, लॉन्चिंग पैड है, वो सब अभी जो है अंडरग्राउंड हो चुके होंगे, वो सब कहीं अभी एक सेफ जगह पे शिफ्ट हो चुके होंगे? जी, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो यही बताया जा रहा है कि उसमें बाकायदा प्लेन लगाए गए हैं। पाकिस्तान ने अपने डोमेस्टिक प्लेन लगाए हैं जिनको लेके वो लाहौर या अलग अलग जगहों पे उनको शिफ्ट कर रहा है। और ये खबरें ऐसा नहीं कि ढकी छुपी हैं, सबको मालूम है। इस पे हम लोग ज्यादा बहस नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी में इतना लेट लतीफी, वो भी भारत जैसे देश के लिए। आप रातों रात कोई स्ट्राइक करते हैं लेकिन वहां पाएंगे क्या आप वहां के जंगलों में जो आजाद कश्मीर जिसे हम पीओके के कहते हैं या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको कहते हैं, आखिरकार उसको मानते तो अपना ही है ना। अगर आप अपना मानते हैं तो ये जो आप पाकिस्तान के ऊपर करेंगे, ठीक, बढ़िया, आप जो कहिए, पूरे सब लोग, पूरा हमारा पैनल साथ में है, पूरा देश आपके साथ में है। बट द होल थिंग इज दैट कि आप आखिरकार जिन लोगों को पानी के लिए महरूम करेंगे वो भी तो पीओके के भी तो लोग होंगे उसमें। जी, आपको अगर कार्रवाई करनी है तो पाकिस्तान में सीधे घुसिए और उसके बाद सोचने की पूरा देश साथ है। आज की डेट में विपक्ष साथ है, विश्वास मानिए। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का जो भाषण था वो इतिहास का उनके सबसे बेहतरीन भाषण था। उससे बेहतरीन भाषण उन्होंने दिया था जो उन्होंने बुलाया था। तो जब सरकार के पास इतनी चीजें हैं और जान रहा है पूरा देश साथ में है, तो ऐसे में जातिगत जनगणना को लेके इस बवाल को अभी लाने की क्या जरूरत थी? आप अपने क्या बिहार, आज भी आपका बिहार चुनाव है टारगेट, इसी को लेके चिराग पासवान का मैसेज आ रहा है, इनका मैसेज आ रहा है, उनके हम का जो पार्टी है, ये सब लोग आप फिर उसको कहां डाइवर्ट कर रहे हैं? आप एक लकीर खींची थी, आतंकवादियों ने खींची थी, उसका आप जवाब देने के बजाय आपने जाति जनगणना की लंबी लकीर खींच दी कि सारा फोकस उधर हो जाए। चैनल वहां बहस करने लगे कि हिंदू ज्यादा, हिंदुओं में ब्राह्मण ज्यादा, की दलित ज्यादा, की ओबीसी ज्यादा। आप इसी में देश को फंसा रहे हैं। तो इस चीजों को लेकर वास्तव में जो क्वेश्चन पूछने वाले वो पूछेंगे, आप कुछ भी करते रहिए, सवाल उठते रहेंगे। और सवाल पूछना ये हम जैसे पत्रकारों का जिसे कहते हैं जन्मसिद्ध अधिकार होता है, अगर आप पत्रकार हैं तो। जी, बिल्कुल। शायद वक्त
अब इतना मिल चुका है भारत के दुश्मनों को कि वो अपने ठिकाने ही नहीं बल्कि अपने छिपने की एक नई जगह तलाश चुके होंगे और वहां पर शिफ्ट भी किए नेहा जा जी चुके मैं हैं। जी नेहा जी मैं दो बातें जोड़ना चाहूंगा। सौमित्र एक जी, तो उससे पहले जो मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, उसके बाद मैं लौटूंगी तो आपके पास आने की कोशिश करूंगी। एक ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो किसी बड़े हमले की प्लानिंग हो रही है क्या? बड़े फैसले मोदी कैबिनेट ने लिया है। जाति जनगणना का ऐलान किया जा चुका है, जिसकी मांग विपक्ष लंबे समय से कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं टाल मटोल वाला रवैया मोदी सरकार का देखने को मिल रहा था। लेकिन ये भी अब कहा जाने लगा है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन इस वक्त क्यों लिया गया है, ये सवाल भारत की जनता जानना चाहती है। इसका उत्तर अपनी चुनी हुई सरकार से समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस वक्त जब पाकिस्तान ने बल्कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया, 26 पर्यटकों की दर्दनाक हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी, तो इस वक्त कैबिनेट एक अहम बैठक के लिए मिलती है। उसके बाद जाति जनगणना जैसा फैसला लिया जाता है तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। हमारे साथ सौमित्र रॉय जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सौमित्र सर, आप अपनी बात रखें, फिर कोशिश करूंगी कि मैं ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा के पास अगले सवाल को लेकर जाऊं। जी, मैं 3 पॉइंट पे मैं अपनी बात कहूंगा। अगर आप पिछले 48 घंटे के चेन ऑफ इवेंट्स को अगर आप देखें तो कल आर्मी कमांडर्स की बैठक से पहले आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, वो पीएम से मिलने उनके घर पहुंचे थे, नंबर 1। जी, उसके बाद में जो आर्मी कमांडर्स की बैठक हुई, उसकी बाकायदा वीडियो सामने आई, एएनआई का फुटेज है, और उसमें वो चूंकि म्यूट फुटेज था, लेकिन ये कहा गया सोर्सेस के हवाले से कि पीएम ने ये खुली छूट दे दी है आर्मी को। तीसरा, उसके तुरंत बाद उससे तुरंत पहले भी आप कह सकते हैं कि असीम मुनीर जो है, उसके पहले 2 दिन पहले जब भी आरएसएस का के जो चीफ है वो मिलने, उससे 2 दिन पहले ये कह रहे थे, 2 नेशंस थ्योरी पे बात कर रहे थे। और उसके बाद जब ये कल सीसीएस की कल जो आर्मी कमांडर्स की मीटिंग हुई, उसके बाद में वहां के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का एक बयान आता है कि विदिन 36 आवर्स इंडिया अटैक करेगा। बेसिकली जो मोदी गवर्नमेंट है उस पर पहलगाम के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर है। जी, प्रेशर इस बात का है कि जो कल्प्रिट्स है उनको आपने अभी तक नहीं पकड़ा। दूसरी बात है कि सिक्योरिटी लैप्स था, और तीसरी बात यह है कि सारा जो नैरेटिव खेला इन्होंने किया है, जो बाकी के चैनल्स हैं उन्होंने जो नैरेटिव सेट किया था वो फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया क्योंकि सोशल मीडिया में जो विक्टिम्स हैं उन्होंने कहा कि हमको पैसे दे के बुलवाया जा रहा था कि आप कश्मीर के अगेंस्ट में बोलिए, आप ये कहिए कि नहीं धर्म देख के मारा गया है। इस तरीके का एक नैरेटिव चल रहा था। कल जो जिस तरीके से आरएसएस चीफ का वहां पे जाना और पीएम से मिलना, ये बहुत तय था कि अब इंडिया वॉर नहीं करने वाला है। और चूंकि इसके लिए एक्सक्यूज चाहिए, तो चूंकि अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जल्दी ही बिहार जाने वाले हैं 2-3 दिनों में, तो ये एक ये कास्ट सेंसस वाला जो पूरा एजेंडा है, ये डाइवर्जन का एजेंडा है। बिल्कुल वही आशंका जताई जा रही है। जी, और मैं एक पॉइंट और जोड़ूंगा लास्ट में। असीम मुनीर जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, वो बहुत वीक कंडीशन में है। अगर आप 2019 का बालाकोट देखें तो यूएस ने इंटरवीन किया था, और यूएस ने वो टेंशन दोनों देशों के बीच में जो न्यूक्लियर वॉर की कंडीशन बन गई थी, वो टेंशन उन्होंने खत्म किया था। इतनी जल्दी वो खत्म हो गया था। अब आप देखें कि पाकिस्तान और इंडिया में यूएस का कोई एम्बेसडर नहीं है अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद में, और न ही अफगानिस्तान में कोई जो अमेरिकन आर्मी वहां पे बैठी हुई है। तो अब पाकिस्तान क्यों डरेगा? पाकिस्तान, एक तो उनका जो आर्मी चीफ है वो कमजोर है, इसलिए वो इस तरीके के नैरेटिव्स वहां से थ्रेटनिंग जो नैरेटिव्स हैं वो आ रहे हैं कि आ रहा है जो इंडिया हमला करने आ रहा है, भेड़िया आ रहा है टाइप का, एक सिंपैथी बतौरने के लिए। लेकिन जो 2019 में जो इन्होंने बालाकोट किया था, अब वो कंडीशन नहीं है। ये इंडिया को सोचना पड़ेगा, आर्मी कमांडर्स को भी सोचना पड़ेगा। तो ऐसे में एक डाइवर्जन का एक वो बनता है एजेंडा कि ठीक है, हम कास्ट सेंसस करवा लेंगे।
बिल्कुल एक तरीके से इस सिचुएशन ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों की को जो एक्सपोज कर दिया है कि अगर ताकत की बात आती है तो इन दोनों देशों का जो स्ट्रैटेजी है या फिर जो परिस्थितियां हैं वो कितनी मजबूत बनी हुई है। अगर ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा आप हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन को सुन पा रहे तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि एक डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुआ कि टर्किश मिलिट्री डेलीगेशन ने मीटिंग की है पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ से। इस मीटिंग को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए नेहा जी, मैं अपना कुछ जो सोच है ना जी वो आपसे शेयर करता हूँ। जी पहली बात तो ये जो आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ और जिस तरीके से जी ब्रिगेडियर आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है, बीच बीच में टूट रही है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी, मैं जी ये कह रहा था कि जो पहलगाम में हमला हुआ जी इसके बाद जिस तरीके से मीडिया चैनल्स में और हर चैनल में इसी के बारे में चर्चा हो रही है और यही बात हो रही है कि हिंदुस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान कहता है हमला होगा, हिंदुस्तान कहता है मुंह तोड़ जवाब देंगे, जी याद रखोगे आप लोग, ये सारा पॉलिटिकल पोस्चरिंग और एक तरह से जिसको कहते हैं ना टीआरपी लेने वाली बात है। हम्म मेरे को आज तक आपके पास इतने लर्नेड मेंबर्स हैं इसमें चैनल पे, जी कोई मेरे को एक जगह उंगली लगा करके दिखा दो जहां की कोई एक दो देश ने जंग की ऐलान करके और 2-3 दिन के अंदर जंग कर दी। जी सो जंग ऐसे नहीं होता, बोल के नहीं होता। चोर किसी के घर में भी बोल के नहीं जाता कि मैं आ रहा हूं आज रात को इतने बजे चोरी करने के लिए। जी जी ठीक है, और जंग करना एक मतलब मजाक वाली बात नहीं है, इसमें पूरा देश इन्वॉल्व होता है, लोगों की जानें जाती हैं, इकोनॉमी, ये इतना ज्यादा शोर मचाना कि जंग हो गया, हमने ये मार देना, हमने वो मार देना, मेरे ख्याल से थोड़ा सा धीरज रखने की जरूरत है। और जी जो फौज है, फौज को जो भी ब्रीफ दिया गया है उनको अपना काम करने दिएगा, करेंगे काम वो। फौज के दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जी एक डिफेंड द नेशन अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड एंश्योर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, जी और सेकेंडरी रोल होता है एड टू सिविल पावर या इंटरनल देश की हिफाजत करना। जी सो अभी प्राइम रोल जो है उस पे हमारी फौज एलओसी और एलएसी पे बैठी है, गोलाबारी चल रही है और शुक्र है ज्यादा न्यूज में नहीं आ रहा, आना भी नहीं चाहिए। जी और दूसरा रोल जो है इंटरनल सिक्योरिटी का, उसके ऊपर भी डिप्लॉयड है। जी सो पहली बात मेरी रिक्वेस्ट सारों से ये है कि फौज को और सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना काम करने दीजिएगा। जी दूसरा, ये जो टीवी पे कोई मंत्री ये कह रहा है, कोई पॉलिटिशियन वो कह रहा है, इनको कहने दो। अब वो अगर इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कहता है 36 घंटों में हमला होगा, तो वही अच्छी बात है, फिर आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध के लंदन चले जाओ। जी हमारे को मतलब चिंता नहीं करने की जरूरत ज्यादा, ये जो कांड होना था ये हो गया, इसके ऊपर चर्चा और इसकी बाल की खाल उखाड़ने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि भाई अब हमने करना क्या है। एक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, पहली बार मेरे को चीफ मिनिस्टर एक ऐसा देखने को मिला जो कि मंजूर कर रहा है कि सिक्योरिटी लैप्स उसका था, उसकी जी सरकार का था। इसमें भी पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स ने तो पूरी दुनिया भर का भट्टा बिठा रखा है, हमारा देश तो फिर भी बाकियों से अच्छा ही है इसमें। जी जी आप लेकिन ये पॉलिटिक्स को 22 तारीख के अटैक के बाद 30 तारीख को हम ये बहस कर रहे हैं और अभी तक उन चारों टेररिस्ट का पता ना चल पाना, क्या ये हमारी एजेंसियों की नाकामी को दर्शाता है? हाँ, नहीं पता चलता इतनी जल्दी। दो जी चीजें बताऊं मैं आपको। जी ऐसा जब हमला होने वाला है तो हैंडलर्स उसको डील करते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस हैंडलर्स के थ्रू मिलती हैं दोनों तरफ, जो फील्ड यूनिट्स होती हैं उनको भी और जो उनके कंट्रोलर्स बैठे हुए हैं पाकिस्तान में उनको भी, जी और इनको बताया जाता है कि भाई आपने ऐसे ऐसे कांड करना है, आप इलाका ढूंढिएगा और हमको थोड़ा सा दहशत भरी जो है न्यूज मीडिया के चैनल से मिलनी चाहिए।
ये नहीं होता कि आपने 26 मारने हैं, 2 मारने हैं, 3 मारने हैं, जो कुछ भी है मौका देख करके जो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाते हैं। जी ना इससे पहले जो जिस देश से भी ये थर्ड पार्टी जो ये नॉन नॉन स्टेट प्लेयर्स काम कर रहे होते हैं, वो सबसे पहले वो अपनी डिफेंसेस को मजबूत कर लेते हैं, जी और दूसरा इनके बेसिस जो हैं उनको इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो जी उनको पता है कि दूसरा देश रिटेलिएट करेगा ही। जी और हम यहाँ पे जंगी ऐलान करे जा रहे हैं कि हम तो आगे जी ठोकने, हम तो आगे ठोकने, तो वो नेचुरली उतनी देर तक दबे रहेंगे। बिल्कुल और आजकल इंटेलिजेंस के लिए और सर्वेलेंस के लिए इतनी टेक्नोलॉजी है जी कि आप और मैं तो हम तो सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। जब सो आप आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी की टाइम बात देना कर रहे पड़ेगा। हैं और इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो ऐसे समय में भी अगर इंडियन इंटेलिजेंस की ये नाकामी दिखती है या फिर चूक दिखती है, असफलता दिखती है, तो इसको कैसे लेना चाहिए कि क्या हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको खुद को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के साथ और ज़्यादा लैस होने की ज़रूरत है, अपने आप को एडवांस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा जबकि बांग्लादेश में पड़ोस में जब शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया तो भी भारत को इसकी कानून भनक तक नहीं लग सकी। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे दर्शकों को सौमित्र जी के पास लेकर चलते हैं। सौमित्र सर, इंडियन इंटेलिजेंस की बात हो रही है, इंडियन फौज की बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनरल आसिम मुनीर वो भी काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं, और ऐसे में टर्किश डेलीगेशन का पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ से मुलाकात करना, इसे आप कैसे देख रहे हैं? पहले ऐसा लगा कि शायद तुर्की खुद को इसमें शामिल नहीं करेगा, लेकिन दोबारा से वैसा ही हुआ, तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ देने की शायद ठान ली है। वैसे तो इन्होंने कहा है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, कि हम वहां पे आर्म्स सप्लाई करने नहीं गए थे जी और उनका यही कहना है कि वहां एक डेलीगेशन गया था, ये C-130 या ऐसे कुछ कार्गो प्लेन था जिसने जी कराची में लैंड किया है। और मुझे नहीं लगता कि तुर्की अभी सीधे इस पूरे झमेले में पड़ेगा। हालांकि चाइना ने इनको कुछ मिसाइल्स दी हैं, क्योंकि ये मीडिया रिपोर्ट्स जो आती हैं उस ये फॉरेन मीडिया का, इंडियन मीडिया का, तो उससे हम लोगों को पता चलता है कि बेसिकली हुआ क्या है। तो PL-15 जो है वो एडवांस एक वो मिसाइल है, वो सरफेस टू एयर या शायद एयर टू सरफेस है, तो वो इन्होंने पाकिस्तान को दी है। तो ये एक तरह से एक पाकिस्तान और चाइना का एक बॉन्डिंग जो है, वो पुराना बॉन्डिंग, वो काफी इस बीच में सामने आया है। और चाइना ने तो खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान का। उन्होंने कहा है कि जांच होनी चाहिए और ये एक न्यूट्रल एक इंक्वायरी हो, ये बात उन्होंने कही है। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि 2 महीने से जो क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने तो कुछ क्लैरिफाई किया नहीं कि कहाँ पे ये चूक हुई है और क्या, मतलब कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ। तो जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक 2 महीने से वो रेकी कर रहे थे। इंडियन इंटेलिजेंस जो एजेंसीज है उनको ये नहीं पता। उसके अलावा वो उन्होंने एक जो पूरा, जो अभी सर बता रहे थे कि हैंडर्स ने उनका एक एस्केप रूट जो है वो तैयार किया हुआ था, और उस एस्केप रूट से शायद वो POK चले गए होंगे, जहां तक की पॉसिबिलिटी है। तो इसका भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाई, जबकि जो दोनों देशों के सैटेलाइट फोन्स होते हैं उसको भी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है इंटरसेप्ट करती हैं, तो वो भी हमको वो चीज नहीं मिल पाया। तो मेरा और ये 2019 का भी सवाल यही है कि जो पुलवामा है वहां 300 किलो RDX कौन लेके आया, कैसे आया, तो वो सवाल अभी तक वो अनसुलझा है। और इसी तरीके से कि कैसे वो टेररिस्ट वहां पे आए, लश्कर के उनके साथ में जो लोकल जो उनके मददगार थे वो कौन थे, पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग हैं वो किस तरीके से वहां पे आए और आके उन्होंने इतना बड़ा एक अटैक किया, तो इसका पूरा कोई क्लैरिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया है। ऑपोजिशन ने हालांकि बोला है कि एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाया अभी तक उन्होंने अभी तक उन्होंने उस पर कोई सहमति नहीं दी है। लेकिन ये जो जिसको कहते हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मोर जो कह सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन,
तो ये दोनों चीजों ने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया है, न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि फॉरेन कंट्रीज के लिए भी। और इसीलिए चाइना ने भी कहा, पाकिस्तान ने भी कहा कि इसको हम मिल बैठ के इसको हम जांच कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि अभी इंडिया की सेंटिमेंट्स उन 4 कल्प्रिट्स को अरेस्ट करने और जो जिस तरीके से ये पूरा अटैक हुआ है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसका कोई सॉल्यूशन निकालने पे है। अब वो सॉल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार का जो रुख रहा है वो अस्पष्ट, अपारदर्शी रुख रहा है। और कैबिनेट की बैठक हुई तो जाति जनगणना का फैसला लिया गया और संसदीय सत्र बुलाया जाएगा क्या नहीं, इस पर कोई इंफॉर्मेशन या सूचना जो है सामने नहीं आ सकी। जबकि विपक्ष की ये मांग थी कि इस वक्त देश को जो है दृढ़ निश्चय और एकता का संदेश दिया जाना सांसदों की तरफ से बहुत ज़रूरी है। मुकुल सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, रूस की यात्रा सस्पेंड कर दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अगर भारत सरकार डाइवर्ट करना चाहती है भारतीयों को या फिर पूरी दुनिया को कि अब जाति जनगणना या फिर बिहार की जो चुनाव की बात होगी, लेकिन अब मॉस्को नहीं जा रहे हैं, जबकि वहाँ पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आ रहे हैं, वो भी शरीक होने वाले हैं। एक बड़ा मौका हो सकता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कि वो आतंकवाद का मसला जो है पुतिन और शी जिनपिंग दोनों के सामने उठा सकते थे, लेकिन ये यात्रा ही सस्पेंड कर दी गई है। जी देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है कि हम इस रूस की यात्रा को कैंसिल कर रहे हैं, इसके पीछे ये भी हो सकता है कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि हाउ सीरियस आई एम ऑन दिस इशू। ये जो पाकिस्तान पे अटैक हुआ इसको लेके अब हम कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन सवाल उठता है, अगर आप इतने सीरियस हैं तो फिर आप सीसीएस की जो पहली बैठक हुई थी उसमें बिहार क्यों गए? आप वहां क्यों नहीं मौजूद थे? देखिए, ये होता है, देखिए पॉलिटिकल गेम जब होता है और एक लेवल पे होता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर, और जब आप इंडिया लेवल पे गेम खेलते हैं तो ये एक दूसरे को दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है कि पाकिस्तान इस चीज को, इस मैसेज को भी एक्सेप्ट करे कि देखो वहां पे जा रहे थे और वहां पे जाना इन्होंने कैंसिल कर दिया जी। तो इट मींस समथिंग इज गोइंग ऑन, मतलब कुछ तो कुछ होने वाला है। तो ये जो एक होता है कि आप इसमें लय बरकरार रखिए। एक बैट्समैन खेल रहा है 6 के एवरेज से खेल रहा है, वो 6 ही के एवरेज से खेलता रहेगा, वो 12 नहीं करेगा जी। तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम इसी तरह से 10 ओवर खेलेंगे। अब वो 10 ओवर 10 दिन रहते हैं कि 15 दिन रहते हैं कि 20 दिन रहते हैं। देखिए, ये देश ऐसा है कि ज्यादा दिन याद नहीं रखता कोई भी चीज, कितनी भी बड़ी घटना हो जाए। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर इस देश ने खोए हैं, शायद कंट्री में अगल बगल कंट्री में पहला भारतीय है जो आस पास के हम लोग के सार्क नेशन का, ये अगल बगल आप साउथ, आप एशिया ही कह लीजिए। लेकिन भारत में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर जब जवाबदेही ही नहीं है तो यहाँ पे जो मीडिया है उसको बाकायदा हाँका जाता है। जैसे भेड़ होती है, भेड़ को हाँक दीजिए, बस सरकार ने जिधर कह दिया आपको जाना है वहीं जाना है। तो आज का एजेंडा हमें लगता है कि पहले से तय था और अब धीरे धीरे चीजों को मीडिया, कुछ चैनल्स हैं जो उठा रहे हैं, यूट्यूबर्स उठा रहे हैं, सरकार से पूछा तो जाएगा। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री आके उसके आदमी जवाब दे रहे हैं ये घटना को लेकर जी, जबकि दायित्व होम मिनिस्ट्री का था जी। एग्जैक्टली। तो अपने आप, मैं कहता हूँ कि रक्षा मंत्री देश में है, इस देश में एक होम मिनिस्टर है, उसके बाद दिक्कत इसी बात की है ना कि किसी का फिक्स ही नहीं है ना कुछ, कि जवाबदेही करेंगे कौन। इतनी बड़ी घटना होती है, नॉट ए सिंगल। आप देश का गृह मंत्री कह सकता था ना, इससे पहले जब बॉम्बे अटैक हुआ था तो क्या हुआ था, इस्तीफा दिया गया था कि नहीं दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज अगर इतिहास की आप देखिए तो ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी आता है, सरकार जवाबदेही से बचती है और शायद इसीलिए कांग्रेस ने वो पोस्टर जारी भी किया होगा और बाद में हालांकि हटा लिया। बिल्कुल। और उसके बाद मैं आपको एक पॉइंट जोड़ूंगा नेहा जी। भारत आज ब्रिक्स कंट्रीज के ग्रुप से अलग हो गया है, लगभग अलग हो गया है। ब्रिक्स की तरफ से इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। मसला वही चीन की करेंसी को लेकर था, डॉलर के खिलाफ, और भारत ने बहुत साफ बोल दिया कि हम ब्रिक्स के झांसे में नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि ब्रिक्स कंट्रीज में अब इंडिया का जो कि एक होस्टिंग कंट्री था, मतलब एक तरह से लॉन्चिंग के समय में इंडिया का साथ रहा, वो अब इंडिया ब्रिक्स से बाहर हो गया है, नंबर 1। दूसरी चीज है कि रशिया का विजिट, जो कि 8 तारीख को उनका विक्ट्री डे परेड है,
तो रशिया का विजिट तो करीबन एक पखवाड़ा पहले वो कैंसिल हो गया था। राजनाथ सिंह जाएंगे वहां पे, ये तय हो गया था इंडिया की तरफ से। जी। ये इन्फॉर्मेशन वो रशियन गवर्नमेंट को दे दी गई थी कि पीएम नहीं आएंगे। लेकिन अब उसको नए सिरे से चलाया जा रहा है कि ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारे पीएम कितने बिजी हैं, कितने परेशान हैं, कितने चिंतित हैं, और ये वॉर लाइक सिचुएशन है, वहां पे हमारे पीएम कैसे जा सकते हैं। अगर जी। वो शायद जाते तो मेरे ख्याल से इस पूरे मसले पे वो ब्रीफ कर सकते थे, इस पूरे मसले पे उनकी सहमति ले सकते थे कि हम देखिए ये बिल्कुल हमको जख्म मिले हैं और हम बिल्कुल। कुछ करना चाहते और हैं, शी तो आप जिनपिंग भी हमारे साथ दीजिए। जी जी, शी जी जिनपिंग भी इनका शायद साथ देने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ चीन का क्या स्टैंड रहने वाला है। अगर आप कजान में बिल्कुल। मिल सकते हैं तो अब जब भारत पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है तो अब मिलने से क्या गुरेज, क्या परहेज। ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा, अगर आप सुन रहे तो इस लय की जो बात भारत की तरफ से देखने को मिली, जो मुकुल जी ने यहाँ पर उठाई, कि लगातार एक लय बनाकर रखने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से दिख रही है कि अब ये मॉस्को जाने का जो प्लान है वो कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि सौमित्र जी कह रहे हैं कि ये तो एक पखवाड़ा लिया गया फैसला था, लेकिन इसको फिर से चलाया जा रहा है। इसे कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल संक्षेप में, समय समाप्त हो गया जी। हाँ देखिए नेहा जी, ये सब कुल मिलाकर के पाकिस्तान पर दबाव पड़ रहा है, जी साइकोलॉजिकल, और एक डर का माहौल बन रहा है। ओके, सो अब प्राइम मिनिस्टर अगर इंडिया में है और वो कॉन्फ्रेंस या जी मिनट कमेटी फॉर सिक्योरिटी, तो सब तरफ लोगों के कान लगे हुए होंगे कि भाई पता नहीं उसमें क्या फैसला हुआ, पता नहीं किस दिशा से वार होगा हमारे पर। जी तो ये चीज तो सही है। और जी जो चीज आजकल कम्युनिकेशंस इतने हैं, मॉस्को जरूरी नहीं है जाने का, अगर डिफेंस मिनिस्टर चले जाता है बहुत है। जी सो ये बात तो बिल्कुल सही है कि कैंसिल कर दिया उन्होंने। लेट पाकिस्तान कीप गेसिंग कि भाई इंडिया क्या करने वाला है, और मोदी जी की जैसी छवि है दैट ही इज अ हार्ड मैन टू डील विद एंड ही टेक्स हार्ड डिसीजंस, तो वो बरकरार रहने दो। जी बिल्कुल, ये भारत के दुश्मनों के लिए शायद सही तरीका है, या फिर वाकई में किसी बड़े स्ट्राइक की कोशिश की जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि डाइवर्जन जो स्ट्रैटेजी दिख रही है इंडियन गवर्नमेंट की, इसे लेकर भी ज़रूर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई होगी या फिर बेचैनी बढ़ गई होगी, जैसा कि हमने आज स्ट्रेट टॉक के जरिए ये समझने की कोशिश को आगे बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा, मुकुल सर आपका भी, और सौमित्र सर आपका भी, कि आपने वक्त दिया स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपका इस पूरे विषय पर क्या कहना है। भारत की जो गतिविधियां देखने को मिल रही है, पाकिस्तान की जो चिंताएं दिख रही हैं या फिर प्रोवोकेटिव जो है मेजर्स दिख रहे हैं, इस पर आपकी राय हम तक पहुंचाइए। लिखकर ईमेल भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर। नमस्कार।